नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले आज देख लेते हैं कि कुछ बड़ी खबरों का जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। गोल्ड की बात करें तो डॉलर और यील्ड दोनों में ही लगातार मजबूती दिख रही है। डॉलर 2 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर है। बॉन्ड यील्ड यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें तो 3 साल से ज्यादा के ऊपरी स्तरों पर है। इससे यहां पर सोने और चांदी पर दबाव बना है। कच्चे तेल की बात करें तो आईएमएफ ने जिस तरह से ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान कम कर दिया है, उससे यहां पर मांग घटने की चिंता वापस से हावी हुई। कल तेज गिरावट दिखी, आज हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो यूएस के उत्पादन में कमी है। हालांकि कल के सत्र में काफी मुनाफा वसूली दिखी थी, लेकिन आज हल्की तेजी, एक रेंज में ही कारोबार नेचुरल गैस में हो रहा है। कॉपर ग्लोबल ग्रोथ घटने की चिंता यहां पर भी हावी दिख रही है। आज आधे % तक की गिरावट एमसीएक्स कॉपर में देखने को मिल रहा है। जिंक, चीन के सेंट्रल बैंक के नरम रुख से यहां पर चिंता बढ़ी है, क्योंकि जिस तरह से मॉनेटरी टाइटनिंग की जगह पे मॉनेटरी लूजनिंग वहां पर हो रही है, उससे यहां पर लग रहा है कि आने वाले समय में ग्रोथ को लेकर अब भी चिंता वहां पर बरकरार है, जिससे मांग पर आगे चलकर असर दिख सकता है। अगर निकेल की बात करें तो चीन में लॉकडाउन से मांग घटने का यहां पर डर है। और जिंक की बात है तो जिंक को लेकर वही खबर है कि चाइना के सेंट्रल बैंक से नरमी से यहां पर दबाव बना है। अब बात एग्री मार्केट की कर लेते तो मेंथा तेल, जहां पर कम उत्पादन का अनुमान है, किसान दूसरे फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं, वो यहाँ पर एक ऐसी खबर है जो यहाँ पर निचले स्तरों पर सपोर्ट कर रही है। कॉटन, तेलंगाना में कॉटन का एरिया बढ़ाने का अब सरकार ने लक्ष्य तय किया है, यानी ज़्यादा खेती की संभावना वहाँ पर है। हल्दी एक्सपोर्ट अब नॉर्मल है, लेकिन आवक लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा तेजी नहीं है। लेकिन आज के सत्र में कल की मुनाफा वसूली के बाद तेजी ही दिख रही है। जीरा, नई आवक में नई आवक जो जीरा की आ रही है उसमें 8 से 10% तक मॉइस्चर का कंटेंट है। धनिया, आवक बढ़ने से यहाँ पर ऊपरी स्तर पर दबाव है, हालांकि निचले लेवल पे खरीदारी भी लौट रही। कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट इस साल 15 से 20% घटने का अनुमान है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कल तेज गिरावट दिखी, हालांकि आज हल्की तेजी यहाँ पर दिख रही है। किशोर सर, क्या लग रहा है कच्चे तेल में? ये जो कल नरमी आई थी, क्या ये गिरावट टिकेगी या वापस से फिर से खरीदारी तेज होगी कच्चे तेल में? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। आई थिंक ये जो न्यूज बेस्ड मूवमेंट्स है, मोस्ट प्रॉब्ली आपको जैसा देख रहे हैं कि फंडामेंटली मार्केट काफी स्ट्रांग है एक्चुअली, बिकॉज आपको 3 मिलियन बैरल्स जो रशिया का ऑयल एब्सेंट है, और करीब करीब आधा मिलियन बैरल्स के आसपास का लीबियन प्रोडक्शन अभी इम्पैक्टेड है लोकल पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से। और ऊपर से अगर आप देखेंगे, सऊदी जैसा कंट्री जो दुनिया का सेकंड सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, 2 साल में सिर्फ 30 लाख बैरल का, नॉट इन 30 लाख, 3 लाख बैरल के आसपास, 7 मिलियन बैरल से आसपास से 7.3 मिलियन बैरल्स तक प्रोडक्शन बढ़ा पाया। 2 साल लगा उसके लिए भी। आई थिंक तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन रेस्पॉन्स जो है डिमांड के अनुकूल नहीं है। और जैसा जो चाइना अगर लॉकडाउन हटाते जाएंगे तो वापस जो डिमांड का जो दौर है वो वापस आएगा। एंड आई थिंक लंबे समय के लिए हम लोग क्रूड में तेजी का व्यू बना के चल रहे हैं, और इसके सस्टेनेबल ट्रेंड रहेगा। और दूसरे साइड से जो करीब करीब 1 मिलियन बैरल के आसपास जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से जो रिलीज हो रहे हैं क्रूड यूएस से, और थोड़ा सा ओईसीडी से भी रिलीज हो रहे हैं, तो उसके वजह से लॉन्ग टर्म में इन्वेंट्रीज कम हो जाएगा, और उसको जो भरपाई करने के लिए जब भी समय आएगा तब तक जो टाइटनेस है वो और बढ़ जाएगा। सो एज ऑफ नाउ मैं देखता हूं कि अगर थोड़ा डिप्स मिलता है 7,800 7,820 के आसपास, वहां पे इंट्राडे के लिए खरीदारी करना चाहिए। इंट्राडे में 8,050 के आसपास का टारगेट्स हो सकता है, बट अगर पोजिशनल है तो प्रॉब्लली अगर 7,700 7,750 के आसपास भी अगर मिलता है, एनी डिप्स, मतलब क्रूड में एनी डिप्स, इसमें खरीदारी ही करके चलना चाहिए। और जो यूक्रेन और रशिया का मामला है उसमें मुझे बहुत जल्द कुछ इसमें समझौता या पीस का जो टॉक्स है वो कुछ नजर नहीं आ रहा है, और मार्केट को इसको ये पॉजिटिव ही रखेगा, और थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी मिलेगा, बट हमेशा इसमें डिप्स में खरीदारी करके चलना चाहिए। ओके, यानी राय साफ है,
क्योंकि हर गिरावट पर यहाँ पे खरीदारी के ही मौके हैं। जिस तरह के माहौल है, लग नहीं रहा है कि जो सीज फायर को लेकर जो बातचीत यहाँ पे जल्द होने वाली है या कुछ इस तरह से तनाव खत्म होने वाला है। और सर, अब धर्मेश जी, आपसे मेरा सवाल होगा, क्रूड पर जेपी मॉर्गन की जो नई रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो लोग कह रहे हैं कि अगर यूरोपियन यूनियन से अगर तत्काल प्रभाव से अगर रूस के ऑयल पर अगर रोक लगाते हैं तो इससे ब्रेंट क्रूड का भाव $185 तक जा सकता है, क्योंकि 40 लाख बैरल रोजाना, उससे ज़्यादा सप्लाई अचानक से कम हो जाएगी। आपका क्या मानना है? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में फंडामेंटली काफी मार्केट सपोर्टिव है, जिस तरह किशोर ने जो कहा है। तो मार्केट अगर ट्रेंड है, जो मेजर ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड ही है। जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है ये प्लस माइनस हो रहा है, मार्केट में रूमर्स आ रही है, जुगलबंदी हो रही है, इस कारण आपको अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। बट अगर आप लास्ट 1 साल का भी अगर आप जो दायरा देख ले और अगर जो कच्चे तेल की चाल देख ले, ये चाल 5 से 10% की मूव महीने दर महीने आपको ऊपरी तरफ पर देखने मिल रही है। अभी कंप्लीटली सिनारियो है सप्लाई कंस्ट्रेंट, मार्केट में सप्लाई काफी स्क्वीज हो चुका है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व अपने सब निकाल रहे, यूएस ने अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व निकाला कि मार्केट में थोड़ी सी नरमाहट देखने मिले, बट इन्हें अपनी जो रिजर्व है वो फिर से भरनी है। वो भरने के लिए उनको फिर से मार्केट से माल उतारना पड़ेगा, डेफिनेटली वहां पे फिर से बाइंग होगी। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे आप निश्चय होकर बाइंग करके चले। आगे के महीने अभी भी मुझे काफी फॉर्म लग रहे हैं। जून जुलाई हरिकेन सीजन होगा, उस वक्त फिर से ऑफशोर ड्रिलिंग बंद हो जाएगी और मार्केट में आपको अच्छी खासी तूल देखने मिल सकती है प्राइस में। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप डिप्स पे बाय करके चले। अपसाइड आपको 8,200 से 8,500 के सर आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं फंडामेंटली। और टेक्निकली मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में 8,100 के लेवल है जो मार्केट में बाउंस बैक देख सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि कच्चे तेल में गिरावट में बाय करके चले, बट नो डाउट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। 50 से 100 रुपए का आप अपनी कैपेसिटी से स्टॉप लॉस रख के चले। जब भी गिरावट आती है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है मार्केट में और फंडामेंटली काफी सपोर्टिव है प्राइस। ओके, यानी गिरावट पे खरीदारी का मौका देखे, लेकिन जो भी ट्रेड करे स्टॉप लॉस लगा ले, क्योंकि खबरों से भरा हुआ बाजार है। इस वजह से जैसे कल अचानक ही IMF की जो खबर आई ग्रोथ अनुमान को लेकर, इस तरह से 1% के आसपास कम कर दिए, तो इस तरह की खबरें आती रहेंगी, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। और अच्छी बात यह है, धर्मेश जी ने जैसा कहा कि अपनी रिस्क कैपेसिटी, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, उस हिसाब से ही आप स्टॉप लॉस लगा ले। वंदना जी, 7,845 का करंट भाव है क्रूड का, इस भाव पर क्या करने की सलाह दे रही हैं आप? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि एक दायरे का कारोबार है। यहाँ पे 8400 अगर देखा जाए तो बिल्कुल हायर साइड है यहाँ पे क्रूड, और नीचे की तरफ देखा जाए तो 7400। ये 1000 रुपए का रेंज है जिसमें क्रूड मूव करेगा। और ये बात भी हुई थी कि ये जो वॉर चल रहा है इसका जो रिफ्लेक्शन है, जो डाउनवर्ड रिविजन है, ये यहाँ पे अप्रैल में आने शुरू हो जाएंगे। तो वर्ल्ड बैंक के बाद अब यहाँ पे IMF का भी यहाँ पे डाउनवर्ड रिविजन आया है। तो बीच बीच में ये जो डाउनवर्ड रिविजन है या इस तरीके का नेगेटिव न्यूज है, ये क्रूड पे इम्पैक्ट डालता रहेगा। लेकिन जो मेजर यहाँ पे ट्रेंड है वो यहाँ पे ट्रेडर्स को लेके या इन्वेस्टर्स को लेके चलना है, वो अपसाइड का ही है। रीजन भी है यहाँ पे क्योंकि 5 इयर्स जो एवरेज है इन्वेंट्रीज यूएस की, उसके नीचे अभी चल रहा है यूएस का इन्वेंट्री। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हायर साइड में ही ट्रेड करना चाहिए। अगर 7800 के कई प्राइसेस आते हैं, यहाँ पे बाइंग करिए। 8100 मुझे लग रहा है कि इमीडिएट यहाँ पे जो टारगेट है वो 8100 का रखना चाहिए। 7700 का एक स्टॉप लॉस लगा के चले। और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली प्राइसेस जो है 7700 7600 को एक बेस बनाएगा, और जो अपसाइड है वो यहाँ पे 8100 टू 8200 होगा। और थोड़ा सा यहाँ पे हम मिड टर्म होराइजन लेते हैं तो मुझे लग रहा है प्राइसेस फिर से 8400 के करीब जा सकता है। ओके, यानी तीनों ही जानकार खरीदारी की सलाह दे रहे, लग रहा है कि यहाँ पर तेजी ही बनी रहेगी। चलिए अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। कल मुनाफा वसूली दिखी, आज भी हल्की गिरावट है, आधे % के आसपास। किशोर सर, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में जो है रैली, थोड़ा सा थकावट नजर आ रहा है, और यहाँ पे जो करेक्शन है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। तो मैं देखता हूँ प्रॉब्ली 530 534 तक इसमें गिरावट देख सकते हैं। तो इसमें बिकवाली का राय अपनाना चाहिए। बट अगेन ये शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है, बिकॉज अगेन जब तक उक्रेन का मसला है और यूरोपियन गैस इंपोर्ट्स में अगर कुछ भी बदलाव आता है, तो यूएस गैस जो अभी हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो यूएस नेचुरल गैस ट्रेड करते हैं, नॉट द यूरोपियन गैस। सो यूएस नेचुरल गैस का डिमांड जो है यूरोप से बढ़ जाएगा। तो आई थिंक दैट एक्सपोर्ट डिमांड विल प्रॉप अप द गैस प्राइसेस। तो एज ऑफ नो शॉर्ट टर्म ये करेक्शन है, बट आई थिंक पोजिशनली अभी भी इसमें बहुत ज्यादा मंदी है नहीं। शॉर्ट टर्म करेक्शन है, मंदी की उम्मीद नहीं है। और हालांकि कल तेज गिरावट दिखी थी, आज शुरुआती कारोबार में हल्की रिकवरी भी थी, लेकिन अब फिर से आधा % नीचे है। इन लेवल्स पे वंदना जी आप क्या सलाह दे रही हैं, क्या करें?
खरीदें या बेचें इंट्राडे के लिए सिर्फ? विश्वमोहन जी, इंट्राडे के हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग है वो यहाँ पे आ सकती है 543 के लेवल पे एक बार सेल करना चाहिए। 532 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आएंगे। स्टॉप लॉस इस स्ट्रैटेजी के लिए लगाना होगा 547 का। और यहाँ पे एक राय रहेगी मृत्युंजय विश्वमोहन जी, यहाँ मुझे लग रहा है कि एक डिस्क्लेमर है कि ये इंट्राडे के लिए ट्रेंड है और मिड टर्म में मुझे लग रहा है बाइंग फिर से आएगी, क्योंकि एलएनजी प्राइसेस ले, कोल प्राइसेस ले, सारे यहाँ पे हायर साइड है, तो लोअर लेवल से यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। और जो डिमांड जो बढ़ता था समर सीजन में, वो डिमांड फिलहाल अभी यहाँ पे नहीं बढ़ा है विश्वमोहन जी, तो मेरे ख्याल से बाइंग साइड में रहना चाहिए लोअर लेवल पे, और इंट्राडे के लिए सिर्फ सेलिंग अपनानी चाहिए। आज के लिए है, कैरी नहीं करें, 532 का टारगेट आ जाए निकले, स्टॉप लॉस भी लगा ले, अगर इसलिए कि अगर वापस से रिकवरी आती है तो नुकसान ना हो, इसलिए स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। अब बुलियन मार्केट की बात कर लेते हैं। बुलियन मार्केट में गोल्ड और सिल्वर में वापस से कमजोरी दिख रही है। धर्मेश जी, क्या लग रहा है गोल्ड को लेकर? देखिए, बुलियन मार्केट की बात करें तो बुलियन मार्केट भी काफी दायरे में है। स्पेशली सोने की बात करें तो 1900 से 2000 का स्तर है जो मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। कल के सत्र में मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली और आज भी मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस है। जिस रफ्तार से 10 ईयर्स यील्ड बढ़ रही है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 3 के स्तर शीघ्र ही ब्रेक करेंगे। प्लस जो मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण जो स्टेबिलिटी मार्केट में जो स्पाइक देखने मिली थी वो थोड़ी थोड़ी ईज हो रही है। तो उस कारणवश मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको सोने में थोड़ी सी मंदी देखने मिल सकती है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट में रुपया मुझे वीक लग रहा है, उस कारणवश आपकी जो गिरावट है वो थोड़ी हल्की रह सकती है। बट अगर आप देखिए 51,500 से लेके 51,000 के स्तर मार्केट डाउन साइड में लेवल है और अपसाइड 53,000 के स्तर है जो मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। करंट लेवल पे मैं बिकवाली की रिकमेंडेशन दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहाँ से एटलीस्ट 500 से 1000 रुपए की गिरावट आपको सोने में आगे चल के देखने मिल सकती है। सेम रही चांदी की बात। चांदी का जो स्तर है वो $23 से $25-26 मैक्सिमम ऊपरी स्तरों पर जाता है। फिर से मार्केट में आपको सेल ऑफ देखने मिलता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें एमसीएक्स में तो 70,000 से 67,000 66,000 के लेवल पे जो मार्केट 3-4 हजार यानी ऑलमोस्ट 5 से 10% की वॉल मार्केट में दिखाती है। बट करंट लेवल पे मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे शॉर्ट करके चले। ये एक हफ्ते का कॉल है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 500 से 1000 रुपए की गिरावट आपको चांदी में भी देखने मिल सकती है। ओके, यानी गिरावट की उम्मीद लगा रहे हैं। किशोर सर, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि आज बेचकर ही जाना चाहिए गोल्ड और सिल्वर को? आई थिंक सो। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म का नरमी आ सकता है, बट अगेन सी गोल्ड सिल्वर दोनों बहुत ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और सिल्वर में अभी भी ताकत है, बट गोल्ड मतलब मुझे बहुत ज्यादा अपसाइड स्ट्रेटेजिकली भी नहीं दिखता है। मतलब आप 1 साल 2 साल का अगर व्यू देख के चलते हैं तो वहां पे भी मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। शॉर्ट टर्म में यस, न्यूज बेस्ड मूवमेंट्स आ सकता है, तो आज इंट्राडे के लिए बिकवाली करके चल सकता है दोनों में, गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड में आपको 52,300 के आसपास का लेवल्स देख सकते हैं एंड सिल्वर में समवेयर अराउंड 68,000 के आसपास का लेवल्स देख सकते हैं। ओके, यानी अभी तक दोनों ही जानकार सहमत है, एक ही कॉल है, आपके लिए कंफ्यूजन नहीं है। गोल्ड भी बेचे, 52,300 का टारगेट है, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है 52,900 का। चांदी बेचे 68,000 के टारगेट के लिए, 69,200 का स्टॉप लॉस लगा ले। वरना जी, आप क्या सलाह देंगी? आप भी सहमत हैं इन दोनों ही एक्सपर्ट से कि यहाँ बेचकर ही आज जाना चाहिए गोल्ड और सिल्वर? विश्वमोहन जी, मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे बेचने में ही अभी समझदारी है, क्योंकि करेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है। और गोल्ड की बात करें तो 52,400 यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 52,100 तक का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 52,550 का। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि सिल्वर में जो फॉल है वो थोड़ी सी शार्प हो सकती है एज कम्पेयर टू गोल्ड, तो यहाँ पे भी सेलिंग स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए और यहाँ पे 68,200 पे एक बार सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 67,800 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे और यहाँ पे मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस इस स्ट्रेटजी के लिए लगाना होगा 68,400 का। तो दोनों ही काउंटर में मुझे लग रहा है कि एक बार सेलिंग जो है वो डीप हो सकता है इंट्राडे में। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। आज यहाँ पर ग्लोबल ग्रोथ अनुमान की जो IMF का आया है उसके बाद से यहाँ पर चौतरफा दबाव दिख रहा है। धर्मेश जी, क्या लग रहा है बेस मेटल्स में? देखिए, बेस मेटल की बात करें तो फंडामेंटली मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने मिली थी और प्राइस ऑलमोस्ट 10 साल की ऊंचाई पे, काफी सारे तो लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड हो रहे थे। तो अभी ये लेवल पे मार्केट में बाइंग एज सच है नहीं, ये कंप्लीटली सप्लाई कंस्ट्रेंट है। फ्रेट के प्राइस इतने बढ़ चुके हैं और अभी जिस तरह से मार्केट में इन्फ्लेशन के डेटाज आ रहे हैं, फंडामेंटली मार्केट में ये लेवल पे बायर्स आने की काफी चांसेस थिन है। प्लस लॉकडाउन के कारण मार्केट में ऊपरी स्तरों पर एक कैप लग गया था। स्पेशली अब डॉक्टर कॉपर की बात करें तो अगर आप कॉपर की चाल देखें तो 830 के ऊपर जा नहीं रहा है और 810 के नीचे आ नहीं रहा है, इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। बट फंडामेंटली मुझे लगता है कि मार्केट काफी ओवरबॉट हीट जोन पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे बिकवाली डेफिनेटली हावी होगी और अगर मार्केट में थोड़ी भी
न्यूज आती है कि मार्केट स्लो डाउन और होगा, जिस तरह IMF ने कहा है कि इकोनॉमिकली स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है, तो ये ओवरनाइट नहीं गिरेगा, ये स्लो एंड स्टेडली मार्केट आपको यू टर्न, एक बेली कर्व दिखाएगा और प्राइस आपको धीरे धीरे एक लोअर बेल्ट पे आते दिखेगा। स्पेशली मैं कॉपर की तरफ बेट करूंगा। मुझे लगता है कि इसका जो इमीडिएट लेवल है वो 800 से 790 के स्तर है, जो आपको अगले महीने में दिखा सकता है। दूसरी बात मैं एल्यूमिनियम की तरफ बेट करूंगा। एल्यूमिनियम भी काफी ओवर हीटेड है और अगर आप देखिए प्राइस 300 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो अराउंड 370 375 के स्तर पे 275 के स्तर पे आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। प्राइस 250 से 240 के लेवल्स आपको आगे के 2 महीने में 3 महीने में देखने मिल सकते हैं। जिंक की तरफ भी मैं बेट करूंगा। 400 के ऊपर स्तर दिखा नहीं रहा है, 380 390 से घूम रहा है मार्केट। डाउन साइड 350 के स्तर में जिंक में भी एक्सेप्ट करूंगा। मैं निकल पे बेट नहीं करूंगा, मैं निकल पे वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी दूंगा, क्योंकि निकल काफी वॉलेटाइल है और इसमें दोनों साइड का मूव देखने मिल रहा है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप निकल से दूर रहे। बाकी सारे कमोडिटी में आप बिकवाली करके चले, अच्छा मुनाफा देखने मिल सकता है आगे चल के आपको। ओके, यानी निकल को छोड़कर सारे ही बेस मेटल्स बेचने की सलाह धर्मेश जी दे रहे हैं। कॉपर भी बेचने की सलाह है, 790 आ सकता है नीचे की तरफ, 250 से 240 से 250 एल्युमिनियम भी नीचे की तरफ आ सकता है। चलिए अब किशोर सर, आपको क्या लग रहा है बेस मेटल्स में क्या करना चाहिए और कोई टॉपिक है आज के लिए? विषम मोहन, यहाँ पे 3 चीज है। एक है बॉन्ड यील्ड्स, जैसा आपने शुरुआत में बताया कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं यूएस का, खास करके करीब करीब 3% के आसपास आ गया। उसके वजह से डॉलर स्ट्रेंथ है। सो कमोडिटी प्राइसेस के लिए, एनी कमोडिटीज के लिए डॉलर, स्ट्रॉन्ग डॉलर जो है वो नेगेटिव फैक्टर है, नंबर 1। नंबर 2, जैसा जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो डाउनग्रेड किया गया है IMF की तरफ से। वो एक्सपेक्टेड ही था, बिकॉज ग्लोबल रिसेशन मतलब टाल नहीं सकते हैं, रिसेशन आ रहे हैं उसको तो टाल नहीं सकते हैं, नंबर 2। सो ये दोनों फैक्टर्स है, नेगेटिव फैक्टर्स है। पॉजिटिव में आई थिंक चाइना कोविड से थोड़ा जो लॉकडाउन्स खुल रहे हैं एंड आई थिंक मार्केट रीओपन हो जाएगा वहां पे। एंड सेकंड इज कि चाइनीज सेंट्रल बैंक को एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि काफी लिक्विडिटी बूस्ट करे और स्टिमुलस पैकेज दे सकता है कि उसको ग्रोथ को वापस बूस्ट करने के लिए। ये थोड़ा सा पॉजिटिव फैक्टर है। सो थोड़ा बहुत ये जो दोनों पुश एंड पुल फैक्टर्स है, ऊपर से जो जियोपॉलिटिक्स है, जो यूक्रेन का जो इश्यू है वो तो खड़ा ही है। तो आई थिंक मार्केट कहीं ना कहीं वो रेंज बाउंड मार्केट है और प्रॉबली कॉपर में इंट्राडे में बिकवाली का सलाह दूंगा, बिकॉज जो लेटेस्ट न्यूज़ है, जो IMF का ग्रोथ फोरकास्ट वाला है वो थोड़ा प्ले करेगा। 826 के आसपास कॉपर बिकवाली कर सकते हैं, 818 के आसपास का टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए ये भी हुआ। वन्ना जी, आपकी तरफ से कोई टॉपिक है बेस मेटल्स में, क्या खरीदे क्या बेचे आज मेटल में? जी विश्वमन जी, मुझे भी लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो डिग्रेड किया जा रहा है। दूसरी चीज है कि इन्फ्लेशन काफी हायर साइड है और सप्लाई साइड डेफिसिट है। ऐसे में मुझे लग रहा है जो एक्चुअल फिजिकल डिमांड है वो यहाँ पे बेस मेटल्स के कम होंगे और ये रिफ्लेक्ट होगा सेकेंड हाफ ऑफ 2022। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर भी यहाँ पे एक डाउन साइड जो है वो देखने को यहाँ पे मिल सकता है। 826 के लेवल पे भी मुझे लग रहा है कि अगर बिकवाली की जाए तो इजिली ये 820 तक आएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस 829 का भी इनफेक्ट लगा के चल सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे विश्वमन जी, मुझे लग रहा है कि जिंक भी थोड़ा सा ओवरबॉट है यहाँ पे और यहाँ पे डाउनसाइड लेवल जो है वो आ सकता है। 372 मुझे एक्सपेक्टेड है जिंक में भी। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में हालांकि बहुत ज्यादा एक्शन आज नहीं है, लेकिन स्पाइसेस में अब धीरे धीरे तेजी दिख रही है। स्पाइसेस में आज क्या खरीदें वन्ना जी? मुझे लग रहा है कि टर्मरिक बहुत अच्छी कमोडिटी है जहां पे एक बार बाय करके चला जा सकता है। 8810 ये एक लेवल रहेगा जहां पे बाइंग इनिशिएट किया जाना चाहिए। 8900 का टारगेट लेके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 8770 का। ओके, चलिए तो यानी TMC आप खरीदना है, टर्मरिक खरीदे 8900 के टारगेट के लिए। हालांकि जीरे में आज हल्की कमजोरी दिख रही है, 22000 के नीचे है अभी भी भाव। क्या करना चाहिए, खरीदे यहाँ पर अब 22000 के नीचे की अभी वेट करें, नीचे का भाव आने दे? विश्वमोहन जी, एक टेक्निकल मुझे वीकनेस लग रहा है जीरा में, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है फंडामेंटल वाइज, लेकिन मुझे लग रहा है एक प्रॉफिट बुकिंग का भी माहौल है यहाँ पे। 21875 इस लेवल पे एक बार सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 21600 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ 22000 का लगा के चल सकते हैं और एक बार ध्यान में रखना होगा 21600 21500 ये एक अच्छा खासा लेवल रहेगा जहां पे एक बार फिर से जो लोअर लेवल बाइंग है वो इमर्ज होकर आ सकती है। तो इंट्राडे में सेलिंग है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बाई का ही है जीरे में। कल की मुनाफा वसूली के बाद आज ग्वारसीड और ग्वारगम हल्की तेजी दिखा रहे हैं। ग्वारसीड में तेजी ज़्यादा है, 1% के आसपास, 6250 के ऊपर। क्या लग रहा है, ग्वारसीड और ग्वारगम खरीदना चाहिए अभी वन्ना जी?
मुझे लग रहा है कि कल की गिरावट के बाद थोड़ा सा जो बाउंस बैक है वो यहाँ पे आना चाहिए और इसका जो फायदा है वो आज के दिन में देखने को मिलेगा। तो ग्वारसीड या ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि दोनों में अगर अप्रैल मई कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं तो 6380 बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई साइड काफी ज्यादा है ग्वार में। तो मेरे ख्याल से 6380 को टारगेट करके बाय करें। ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 12600 इस लेवल को टारगेट करके हम यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं करेंसी की। हालांकि यहाँ पर हल्की कमजोरी दिख रही है। किशोर जी, क्या लग रहा है करेंसी मार्केट में? रुपया और कमजोर होगा क्या यहाँ से? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। धर्मेश जी, आपसे भी मेरा यही सवाल हो गया, रुपए की जो कमजोरी है क्या ये और बढ़ने वाली दिख रही है आपको? डेफिनेटली मुझे रुपए में काफी वीकनेस लग रही है। ये अगर आप देखें तो फंडामेंटली मार्केट काफी सपोर्टिव नहीं है इंडियन मार्केट के लिए। स्पेशली अगर आप देखें ट्रेड डेफिसिट का जो मेजर योगदान है वो है कच्चा तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स। सोने में काफी कर्व करना चाहते हैं, बट अगर आप देखें कच्चा तेल ऑलमोस्ट हाई पे चल रहा है, तो डेफिसिट डेफिनेटली होगा आगे चल के। और अगर इकोनॉमी स्टेबल नहीं रही तो मार्केट में और गिरावट भी देखने मिल सकती है। बाकी सारे कंट्रीज देखिए, यूरोपियन मार्केट देखिए, स्टर्लिंग देखिए, आप येन देखिए, सब करेंसी ने काफी अच्छी पिटाई देखने मिली है डॉलर के अगेंस्ट में, और डॉलर ऑलमोस्ट $100 के इर्द सस्टेन हो रहा है। तो फंडामेंटली मुझे लगता है कि करेंसी वीक है। अराउंड 77 तक के स्तर आपको शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं, और 78 आपको फ्यूचर्स में, फॉरवर्ड में, 12 महीने के फॉरवर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो फंडामेंटली वीकनेस बरकरार रहेगी रुपए में। ओके, यानी रुपए में कमजोरी जारी रह सकती है, 77 के लेवल को भी ब्रीच कर सकता है। किशोर सर, आपको क्या लग रहा है, रुपया और कमजोर होता आपको दिख रहा है यहाँ से? बिल्कुल, आई थिंक 77 बहुत दूर नहीं है ऑलरेडी। मतलब परसेंटेज वाइज में देखेगा तो नॉट इवन 0.5%। सो मेरे हिसाब से आई थिंक फंडामेंटली आर वी गोइंग टू 80, 81, 82? आई थिंक मुझे वो नहीं लग रहा है, बिकॉज इंडिया काफी हद तक जो ग्लोबल इन्फ्लेशन से थोड़ा बचा हुआ है कि एक्सक्लूडिंग क्रूड, जो हम लोग फिर भी रशिया से आज भी डिस्काउंट में क्रूड खरीद पा रहे हैं। एंड बाकी फूड ग्रेन्स, जो ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है, जो मेन फूड से मतलब वीट, जो अदर ग्रेन्स से जो आ रहे हैं, स्पेशली कॉटन एंड शुगर, वो हमको इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग वो कमोडिटीज एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, हमारे पास सरप्लस है, तो थोड़ा बहुत वो उससे हम लोग बचा हुआ है। तो बहुत ज्यादा स्टीप डेप्रिसिएशन नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम एक्चुअली अप्रिसिएशन का जगह कम है। तो मेरे हिसाब से 77.5, 78 अपसाइड में है, और नीचे में एक्चुअली 74.5, 75 के आसपास का जो रेंज है, ये रेंज में रहेगा। यानी 74 से 78 का एक रेंज इन्होंने बता दिया। शुक्रिया किशोर सर आपका, धर्मेश जी आपका, वंदना जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और बेहतरीन आउटलुक और ट्रेडिंग कॉल्स दिए। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि हर साल की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के साथ, एक ऐसा मंच जहां से भारत के आर्थिक एजेंडे की रूपरेखा तैयार की जाती है। इस मंच पर आपको इकोनॉमी, कॉर्पोरेट जगत, शेयर बाजार, राजनीति, कूटनीति के देसी और विदेशी दिग्गजों को सुनने का मौका मिलता है। इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष की थीम है द ग्रेट इंडियन डेमोक्रेटिक डिविडेंड। तो तैयार हो जाइए टाइम्स नेटवर्क के साल के सबसे बड़े कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए।